नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मनमोहन सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। ये बयान कई साल पुराना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये 2006 का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की जो संसाधन है, जो संपत्ति है, उस पर पहला हक माइनॉरिटीज का यानी मुस्लिमों का होना चाहिए। अब इस बयान की चर्चा एकाएक क्यों शुरू हो गई? इसलिए शुरू हो गई क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की संपत्ति पर, संसाधनों पर मुस्लिमों का हक होना चाहिए, वही चीज हो। और इसके अगली लाइन में नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि क्या आप चाहते हैं कि देश की संपत्ति, आप सबकी संपत्ति घुसपैठियों को दे दी जाए, घुसपैठियों में बांट दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। अब इसको लेकर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हैं। पूरा एनालिसिस कीजिएगा सर। सबसे पहले तो मुझे यह बताइए, मुसलमानों को शोषित, वंचित और ये कह लीजिए कि सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे दबे कुचले कहना कहां तक जायज है? क्या इनका ताल्लुक बादशाह परिवारों से नहीं रहा, नवाबों से नहीं रहा, या फिर ये जमींदार नहीं रहे? क्या इनके कहने पर अलग से देश नहीं बना दिया गया? क्या इन्होंने हमारे देश पर राज नहीं किया? ये कहां से वंचित हो गए? नहीं, और ये इतिहास की बात आप क्यों करें नम्रता? आज की तारीख में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास है? वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के पास। तो अधिकार तो है ना उनका। तो नियम तो बनाया ना कि जिस जमीन पे वो उंगली रख देंगे वो जमीन उनकी। आप उन्हीं की अदालतों में जाइए, जो ट्रिब्यूनल होता है जिसमें वही बैठे होंगे और वहीं पे फैसला होगा। तो ये तो कर दिया गया। और इतिहास छोड़ दीजिए कि वो राज किए या नहीं किए। आज भी मैं बताता हूं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं, आप एक साजिश नहीं हुई है, आप सिर्फ मनमोहन सिंह के एक बयान को पकड़कर बैठी। उस दौर में क्या क्या हुआ इस देश की जनता को जानना चाहिए। उस दौर में साजिश रची गई ओबीसी के खिलाफ। ओबीसी कैटेगरी में से 15% निकालकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही गई। आपको नहीं शायद पता होगा, उस दौर में यह चर्चा भी चली थी। उस दौर में एक चर्चा और थी कि भले ही लोग धर्म बदल लें, जैसे एससी या एसटी के लोग मुसलमान हो जाए या क्रिश्चियन हो जाए, लेकिन वो एससी या एसटी स्टेटस का फायदा लेना जारी रखेंगे। मतलब धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए कि मान लिया कि आप हिंदू हैं और आप एससी कैटेगरी के हैं, तो आपको एससी के नाते कुछ लाभ मिल रहा है, हिंदू एससी के नाते। अब आप मुसलमान ही बन जाए तो आपको फिर भी लाभ मिलते रहना चाहिए। ये साजिश रची गई, उस वक्त ये लाया गया था। तीसरी बात कि उन्होंने ये कहा था कि एक सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम लाया था, ये सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार में। उसमें ये स्पेसिफिकली कहा गया था कि इस देश में जहां भी सांप्रदायिक हिंसा होती है तो दोषी सिर्फ हिंदू माने जाएंगे। करे कोई, लेकिन दोषी माने जाएंगे। आप पढ़िए उस चीज को, और मैं नाम दे रहा हूं, सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम 2009 2011, हाँ 11 में आई थी, ड्राफ्ट बनना शुरू हुआ था ना, उसमें यह पॉइंट थी। अब हिंदुओं को जातियों में बांटकर और मुसलमानों को फायदा पहुंचाने की साजिश कितने गहरी आप समझ लीजिए। उसी दौर में यह हुआ था कि हमारे एक इंस्पेक्टर थे मोहन शर्मा जी, बटला हाउस में एनकाउंटर में आतंकवादियों की गोली से वो शहीद हुए थे। और सलमान खुर्शीद कानून मंत्री थे, केंद्रीय कानून मंत्री। उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों के मरने से सोनिया गांधी बहुत दुखी हैं और बाल्टी भर रोई थी वो। एक बात हो तो मैं बताऊं, मेरे तो जुबान थक जाएगी एक एक चीज बताते बताते।
उसी दौर में उन्होंने ये भी कहा था कि जो मंदिर है ना, सारे हमारे मंदिरों पर उनकी नजर है। हमारे रिजर्वेशन जो हिंदू भाइयों को ओबीसी एससी एसटी को मिलता है, उसमें से हिस्सा निकाल के मुसलमानों को देने की साजिश रची गई। प्रधानमंत्री खुले मंच से कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होने वाला है, और वही सोच अब तक कैरी फॉरवर्ड की है। मैंने आपको एक राहुल गांधी का बयान दिया है, आप चलाइए। इकोनॉमिक इसी अभी 2024 में के इलेक्शन में वो कह रहे हैं कि इस देश में जितनी जातियां हैं पहले कास्ट सेंसस कराएंगे और उसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे और पता करेंगे कि किस हिंदू के पास कितनी संपत्ति है। जाहिर है कि कास्ट सर्वे होगा तो हिंदुओं का ही हो रहा है। सुनवा देते हैं वो बयान पे। और मैं बताता हूं बयान हाँ, सुनवा दीजिए फिर। जी पंकज जी। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। तो सुना आपने? हाँ, वो कह रहे हैं कि पहले जातियों में हम बांटेंगे, मतलब कि कास्ट सेंसस कराएंगे, और उसके बाद हिंदुओं के पास कितनी संपत्ति है उसका आर्थिक सर्वे कराएंगे, फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे। राहुल गांधी को हिंदू महिलाओं की संपत्ति में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो उनके मंगलसूत्र का हिसाब रखेंगे, वो अपने लॉकर में कितने गहने रखी हैं वो हिसाब रखेंगे और कहेंगे कि देखो से इनके पास इतनी संपत्ति है और ये संपत्ति चली जानी चाहिए दूसरी तरफ। एक और साजिश रची गई थी सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान। उन्होंने यह कहा था कि देखिए, एससी और एसटी सिर्फ हिंदुओं में क्यों हो, मुसलमानों में भी जातियां हैं। बाकी जगहों पे ये कहते हैं कि मुस्लिम में जाति नहीं है, बराबरी है, इसलिए लोगों को मुसलमान बन जाना चाहिए। और यहां पे कांग्रेस ने कहा था कि चूंकि मुसलमानों में भी जातियां हैं तो वहां भी उन लोग को एससी एसटी का लाभ मिलना चाहिए। मतलब हिंदू एससी के रिजर्वेशन से एक हिस्सा निकाल के मुसलमान को दे दो और ओबीसी के आरक्षण से 15% निकालकर बाकी मुसलमानों को दे दो। सारा और अमीरी की बात कह रहा हूं। हाँ, ये लाया था भाई, मैं अगर गलत बोल रहा हूं, एक शब्द भी मेरे अगर गलत है तो आप बोलिए। तो ये मनमोहन सिंह ने अकारण ऐसे भाषण नहीं दिया था, स्ट्रेटेजिकली वो मूव कर रहे थे धीरे धीरे। और फिर ये सांप्रदायिक हिंसा अधिनियम कि जब भी दंगा होगा तो दोषी सिर्फ हिंदू माने जाएंगे। दरअसल बार बार इस देश को रिलीजन के नाम पे और कास्ट के नाम पे बांटने की साजिश कांग्रेस ने की है। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान बना दिया भाई। और इस देश को अब बताइए कि साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था या नहीं कहा था कि जब तक अगर हिंदू मुसलमान में बंटवारा हुआ है तो जब तक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चले जाते तो यह बंटवारा अधूरा है। ये B.R. अंबेडकर साहब ने कहा था, लेकिन उनको किनारे कर दिया इसी नेहरू गांधी फैमिली ने। अच्छा नम्रता, ये कास्ट सेंसस की बात करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि जाति जनगणना कराते हैं तो पहले गांधी परिवार से शुरू करें कि आप किस जाति के हो। पहला सर्वे वहीं से शुरुआत हो जाए। फर्स्ट फैमिली है ना, वो बता दे कि वो कौन सी जाति में आते हैं। राहुल कहेंगे कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूं, फिरोज बाबू कहेंगे कि मैं पारसी हूं, इंदिरा गांधी पता नहीं क्या कहेंगी खुद को, सोनिया गांधी खुद को क्रिश्चियन बताती हैं, रॉबर्ट वाड्रा का परिवार तो रॉबर्ट वाड्रा है ही। ये किस जाति सेंसस में आएंगे, कौन सा कास्ट सेंसस में इनकी गिनती होगी? शुरू कर ले। ये सिर्फ इस देश के हिंदुओं को बांटने की, देखिए इन लोग देने वेने वाले कुछ नहीं है किसी को, कि ऐसा नहीं कि बाकी सबका मैं आर्थिक संपन्नता सब में ले आऊंगा, सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। इन्हें समाज में तनाव पैदा करना है और समाज में तनाव पैदा करके हिंदुओं के एक वर्ग को यह बताना है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, और जो वर्ग ये महसूस करने लगे कि मेरे साथ अन्याय हुए, अंत में मुसलमान या क्रिश्चियन बनाना है। यह है प्रोजेक्ट जेसुआ, इस क्रिश्चियन मिशनरियों का प्रोजेक्ट जेसुआ। आप टाइप कीजिएगा गूगल में, आप देखिए वो कैसे काम करते हैं। दुनिया जोशुआ,
हाँ, वो कहीं भी दुनिया में जाते हैं ना तो पहले उस समाज का स्टडी करते हैं कि किन किन लाइनों पर हम उस समाज को बांट सकते हैं, और जब बंटवारा होता है तो उस समाज के एक वर्ग में ये बातें ये फैलाते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, सदियों से हुआ है, तो तुम क्या करो कि उसको छोड़ के हमारे पास आ जाओ। और ये पूरी दुनिया में चल रहा है, और उसी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं राहुल गांधी। अब आखिरी और महत्वपूर्ण बात, आखिर क्या वजह है कि जितने भी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जो कि सो कॉल्ड डीप स्टेट्स कहे जाते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आर्टिकल्स लिखवा रहे हैं। मैंने एक संकलन किया है, वो संकलन मेरा नहीं है, माफ कीजिएगा, शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने पिछले एक साल के 55 इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के हेडलाइंस को सिलेक्ट किया है, और सभी में लगभग एक बात कॉमन है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति खराब है, भारत बर्बाद होने वाला है, हिंदू नेशनलिस्ट आ गया है, डेमोक्रेसी भारत में बस नाम मात्र की बची है, वहां चुनाव रिग्ड होते हैं, और वहां ये सारी बातें हैं। मैं आपको भेज दूंगा लिंक, वो नहीं, वो मैंने देखा है, और आप लगा दीजिएगा। जो दर्शक हमें हाँ, देख रहे हैं वो एक्स पर जाकर देख सकते हैं, शशि शेखर के एक्स पर जाकर शशि शेखर वेम्पति नाम है उनका, आप टाइप कीजिए एक्स पे, और उन्होंने जो कलेक्शन किया है देख लीजिए, 50-55 के आसपास हेडलाइंस हैं, फाइनेंशियल टाइम्स के हैं, द गार्डियन के हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के हैं, हाँ ब्लूमबर्ग है, सारे हैं, और उसमें से कुछ क्रिश्चियन मैगजीन भी है जो कि क्रिश्चियनों के लिए निकलता है, उसमें भी है। अब बताइए आपका क्या कारण है कि इस तरह का नैरेटिव देश के बाहर गढ़ा जा रहा है, और यहां पे यह काम किया जा रहा है, जातियों में बांटे, बार बार जाति की बात करो, बार बार सांप्रदायिकता की बात करो, और मुस्लिम तुष्टीकरण। अब मैं बताइए इसमें से कौन सी ऐसी बात कही जो मैंने गलत कहा? सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम लाया गया था या नहीं लाया गया था? मुसलमानों को ओबीसी में से निकालकर 15% आरक्षण देने की साजिश रची गई थी कि नहीं रची गई थी? एससी कैटेगरी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है, ये कहा गया था कि नहीं कि मुसलमानों में भी एससी कैटेगरी है, इनका कुछ रिजर्वेशन निकाल तो उनको दे दिया जाए। तो जब पूरी बात जब पता चलेगा ना, यहाँ के लोगों को जब सच्चाई पता चलेगी ना, तो नफरत करेंगे, लेकिन बांटो और राज करो। द गार्डियन ने लिखा था, जब मोदी बने थे प्रधानमंत्री, तो 14 जून 2014 को ये बने थे। 18 जून 2014 को द गार्डियन ने एक लिखा था, हेडलाइंस था इंडियाज अनदर ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, और उसमें एडिटोरियल में यह लिखा था कि असली मायने में भारत अभी आजाद हुआ, क्योंकि अब तक जो शासन चल रहा था दैट वाज एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये अंग्रेजों का अखबार लिख रहा है, टाइप कीजिए 18 जून 2014 द गार्डियन, वो देखिए आप। और उसने लिखा था कि अब तक जो भी भारत में हो रहा था ना, सिर्फ चमड़े का रंग बदल गया, उनकी भाषा बदल गई, लेकिन सारा नियम कानून वो अंग्रेजों का चल रहा था, और पर्पस भी उन्हीं का चल रहा था, मकसद भी उन्हीं का फुलफिल कर रहे थे। और मकसद क्या था? व्हाइट मैन्स बर्डन एक है वहां, व्हाइट मैन्स बर्डन। वो क्या है? व्हाइट मैन्स बर्डन का फर्स्ट लाइन है, द सोर्ड इन वन हैंड एंड बाइबल इन अनदर। व्हाइट मैन्स का ये बर्डन है, उसकी जिम्मेदारी है कि दुनिया में जो भी बाइबल के अंदर नहीं आए हैं, उनको दो तरीके से, एक हाथ में सोर्ड मतलब तलवार, और दूसरे हाथ में बाइबल लेके आप जाओ और उनको बनाओ। यही बात मुसलमानों में भी है कि हर मुसलमान का कर्तव्य है कि जो लोग इस्लाम के अंदर नहीं आए वो जाओ और सबको इस्लाम के अंदर लाओ। दारुल हरम और दारुल इस्लाम, बस दो ही तरह के लोग होते हैं दुनिया में। दारुल इस्लाम जो लोग इस्लाम के अंदर आ गए हैं, और जो नहीं आए वो दारुल हरम है। ठीक है, अब ये चीजें समझिए, और उसी का प्रोजेक्ट ये चल रहा है। ठीक है। अब ये जो संपत्ति को लेकर बातें आई हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी इस पर बयान सामने आया है, उनके बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। बाकी पंकज जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और पूरा विश्लेषण करने के लिए। जो दर्शक देख रहे थे, जरा बताइए ये विश्लेषण, ये चर्चा आपको कैसी लगी? आपको कहने आया हूं, अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा, क्यों करना है इस सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह,
आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का।